हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट increases when value of K decreases। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज डिक्रीज होगी तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपकी एप्लीकेशन में? नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस व्हेन वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के अगर डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। ठीक है ना? और अगर मान लो वैल्यू ऑफ के इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस in the following reaction, which one oxide is more stable? ठीक है, तो विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। तो यहां पर देखिए ऑक्साइड दे रखे हैं जैसे 2XO और X2 गैस प्लस O2 गैस। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, उसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10⁻²4। दूसरा ये ऑक्साइड है आपकी 2XO2 गैस, इसका X2 गैस प्लस 2O2 गैस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻10। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन किया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। कौन सा ऑक्साइड आपकी मोर स्टेबल है? ठीक है, तो देखिए ऑक्साइड हमारे क्या रिएक्टेंट साइड में है। देखो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट ऑक्साइड है। अब इसमें रिएक्टेंट की अगर हमें स्टेबिलिटी अगर मालूम करनी है, ठीक है, तो उस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी के की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो के की वैल्यू इसमें आपको किसकी कम दिखाई दे रही है? इसकी। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर जो ऑक्साइड है वो स्टेबल होगा, वो कौन सा होगा? तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो सॉल्यूशन यहाँ पर होगा हमारा सॉल्यूशन, तो K2 इज लेस देन K1। ठीक है, तो K1 के कंपैरिजन में K2 लेस देन है, तो ऑक्साइड आपका कौन सा स्टेबल होगा? XO2। सो XO2 इज मोर स्टेबल, ये इसका आंसर होगा। तो इसमें कौन सा मोर स्टेबल होगा? आपके XO2। क्लियर?
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ऐसे 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 कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि के को अफेक्ट करते हैं। तो पहला ही आपके पॉइंट है, वो है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है ना, द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो पहला फैक्टर हमारा कौन सा है इसमें, इसको ए नेम दे देते हैं, द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उस पे भी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। जैसा कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर की है ए प्लस बी, ठीक है ना, ओके, और इट इज कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि केसी की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, केसी इक्वल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये केसी की वैल्यूज हो गई इस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन को मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा रिवर्स कर देता हूं, इस तरह से लिख देता हूं सी प्लस डी और ए प्लस बी, ठीक है। तो देखिए ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन का, देखो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब ये सी प्लस डी क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ए प्लस बी प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो नया होगा, के डैश सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, और वो होगा आपका ए बी अपॉन ये इस तरह से सी और ये डी, ठीक है, ये इस तरह से हुआ। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो के सी मिला है और ये के डैश सी मिला है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए आपको के सी मल्टीप्लाई के डैश सी, ठीक है। तो इस तरह से के सी की वैल्यू क्या है, देखिए आप रखिए, के सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी डी है, और ये हुआ ए बी मल्टीप्लाई ए बी है, और ये नीचे सी और ये डी है। तो देखिए ये सी डी से ये सी डी कट, और ए से ए कट, और बी से ये बी कट, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या है, इक्वल में क्या आया, वन आया कि नहीं आया, तो के डैश सी इक्वल क्या हो गया, वन बाई के सी। तो ये आपकी रिलेशन आता है जब आप रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला फैक्टर जिसके जरिए आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड होता है। अब हम सेकंड फैक्टर स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड फैक्टर हमारा हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, सेकंड फैक्टर है आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शंस, बी मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शंस
यानी कि ऐसी रिएक्शन जो आपकी मल्टीपल स्टेप में आपकी हो रही हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं इसका, मल्टी स्टेप रिएक्शन का। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से। एग्जांपल लिया मैंने, जैसे एक लिया SO2, जैसे इसमें लिख दिया फर्स्ट रिएक्शन SO2 गैस 1/2 O2 गैस SO3 गैस, ये K1 है। सेकेंड रिएक्शन मैंने लिखा है NO2 गैस, it is convert into NO gas, वन बाई टू O2 गैस K2। ठीक है, तो इसके लिए K2 हो गया ये। तो देन SO2 गैस प्लस NO2 गैस ये SO3 गैस प्लस NO गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपकी K। ठीक है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो आपकी क्या, जब इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो आपकी क्या है, ये फाइनली K की वैल्यूज आपके आएगी। ठीक है ना, K1 मल्टीप्लाई K2, यानी कि किसी भी जब मल्टीपल स्टेप को जब हम ऐड करते हैं ना, तो यानी कि उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी क्या मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इससे से आपकी रिलेशन आएगा। ठीक है ना, तो ये आपके रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो फैक्टर है आपके C, और वो फैक्टर है स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन, स्टोइचियो ऑफ द रिएक्शन। ये आपका थर्ड फैक्टर है। स्टोइचियोमेट्रिक पे आपके किससे से यानी कि ये डिपेंड करती है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। हम एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, जैसे एक एग्जांपल लिया 2NO2 कन्वर्ट इनटू N2 प्लस 2O2। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मैंने इस तरह से Kc इक्वल निकाला। देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, ये Kc निकाला। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे कि जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा कि इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2, कौन सी, इस रिएक्शन को मैं दे देता हूं नेम, ये रिएक्शन है, इसको मैंने नेम दे दिया इस ऐसे रोमन नंबर में फर्स्ट। ठीक है, तो इफ रिएक्शन फर्स्ट इज डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम 2 के थ्रू डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो नया केसी आएगा वो आपके पहले केसी के ऊपर उसका रूट लग जाएगा। ठीक है ना, देखो लगता है किससे से लगता है, मैं आपको बताता हूं।
इफ रिएक्शन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई 2, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिएक्शन की शेप क्या होगी बेटा आपकी, इससे से रिएक्शन हो जाएगी ये NO2 कन्वर्ट इनटू 1/2 N2 प्लस O2, ये इससे से हो जाएगा। अब इसके लिए जो Kc आएगा वो नया Kc आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी देखो, K डैश C इक्वल क्या होगा इसके लिए N2 1/2, ये लोमा लगाएंगे ना लोमा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो O2 और ये अपॉन NO2, ठीक है, ये इससे से इसके लिए नया Kc आएगा। अब इसमें इस वाले Kc और इस वाले Kc में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इस दोनों का स्क्वायर कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा। अगर इस वैल्यू का, पूरी वैल्यू का मैं अगर स्क्वायर कर दूं यहाँ पर, ठीक है ना, अगर इस पूरी वैल्यूज का, ये जो वैल्यूज है इसका अगर स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर रिलेशन आपकी, तो यहाँ भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इस तरह से, ओके। तो यहाँ क्या हो गया आपकी के सी इक्वल के डैश सी का स्क्वायर, ओके, ऐसा रिलेशन आ गया। मुझे नया के डैश सी निकालना है, तो के डैश सी इक्वल क्या हो गया रूट के सी, ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। तो ऐसे से ये आपकी, अगर हम डिवीजन लगाते हैं तो जो पुराना वाला केसी है उसके ऊपर क्या आता है, रूट आ जाता है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला बनता है आपके लिए। तो ये तो हुआ इफ रिएक्शन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब हम यहाँ पर चेंजेस करने जा रहे हैं। अगर मान लो रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हम रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, चलिए थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। अभी हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये √2 हो गया, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको और करके के सी 1/2, ये हो गया कि नहीं हो गया, के सी 1/2, यानी कि जितने का हम डिवीजन लगा रहे हैं वो आपके क्या आ जाएगा, उसके रूट में आ जाएगा, 1/2 2 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर मान लो मैंने डिवीजन n से लगाया, 2 की जगह अगर n से लगाया तो फॉर्मूले की शेप क्या होगी, के डैश सी इक्वल के सी 1/n। जब हमने 2 से डिवीजन लगाया तो 1/2 हो गया, तो अगर हम n से डिवीजन लगाएंगे तो 1/n हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपकी यहां पर निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल में आपके ये काफी हेल्प करेगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके इफ रिएक्शन फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी में सेकंड केस चलते हैं। इफ रिएक्शन multiplied by 2, if reaction first multiplied by 2, अगर ये करते हैं तो अब इसमें क्या होगा आपके, देखिए रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन का शेप क्या हो जाएगा, पहले क्या था देखिए 2N2 था, 2NO2 था, ये इससे से डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4NO2 2N2 और 4O2, ठीक है, 4NO2 2N2 और 4O2, ये हो जाएगा। अब इसके लिए के डैश सी क्या होगा, इसके लिए के डैश सी N2 का स्क्वायर O2 के ऊपर पावर 4 NO2 के ऊपर पावर 4, ये हो गया आपकी, ठीक है ना। अब पिछले के सी
और के डैश सी से अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो कंपैरिजन किया जाए तो देखिए क्या होगा आपकी, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें रूट ले लूं दोनों का, इसका रूट ले लूं और इसका रूट ले लूं, तो ये वैल्यूज आपकी फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका 1/2 कर देता हूं, मैं मान लो ऐसे कर देता हूं, यहां पर मैंने 1/2 ले लिया, तो मुझे यहाँ भी 1/2 ही कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 1/2 किया तो ये वैल्यूज है वो केसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, केसी के। तो के डैश सी 1/2 केसी हो जाएगा ना आपकी। आपको निकालना है क्या है, के डैश सी निकालना है, आपको के डैश सी यूज करना है, तो यहां हो जाएगा आपका के सी स्क्वेयर। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो स्क्वायर आ गया। अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, के डैश सी इक्वल के सी का होल n, इससे से आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके बनता है। ठीक है, अगर डिवाइड n से करते हैं तो 1/n होता है के सी पे, ठीक है ना, और अगर मल्टीप्लाइड करते हैं n से तो के सी n हो जाता है इससे से। तो ये आपकी यहाँ पर रिलेशन आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके है कि फैक्टर नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है फैक्टर नॉट अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा पहला ही फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant and प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के को अफेक्ट नहीं करती है। दूसरा पॉइंट है आपके प्रेशर, प्रेशर है वो भी आपके अफेक्ट नहीं करता है। तीसरा है वॉल्यूम, ये भी यानी कि उसको अफेक्ट नहीं करता है। और फोर्थ है आपकी डी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी आपकी इसको अफेक्ट नहीं करते हैं। आपकी फाइनल है प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, ये भी अफेक्ट नहीं करता है। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक है बच्चों, इस तरह के आपके ये पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि के को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपके एक फैक्टर है टेम्परेचर जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे आपके डिपेंड करता है कि ओके। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने स्टडी किया आपकी एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
और फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और थर्ड था हमारा फैक्टर नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।